दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सिर्फ 5 बरस में बर्बाद नहीं हुआ है। बरस दर बरस सत्ताधर सत्ता और राजनीतिक प्रयोग की अद्भुत जमीन उत्तर प्रदेश, हर किसी ने अपने कालखंड में उत्तर प्रदेश को कहीं पीछे ढकेला है। चाहे वो मंडल कमंडल का दौर हो, चाहे उसके बाद आरक्षण आंदोलन से निकले हुए राजनीतिक दल हो, चाहे कमंडल को थामे हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस की परिस्थितियों को भोगते हुए राम मंदिर की दिशा में बढ़ते हुए कदम हो, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी के भीतर का हाल, उत्तर प्रदेश के खेत खलियानों में किसानों का हाल, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की पूरी फेरिस्त, उत्तर प्रदेश में दलितों की नाउम्मीदी और दलितों के साथ त्रासदी की स्थितियां, हर पन्ने को पलटते चले जाइएगा तो हो सकता है आपके जहन में आखिर में वाकई जातीय और धर्म की राजनीति या सांप्रदायिकता का सवाल और जातीय राजनीति में बटी हुई सियासत के चेहरे ही उभर कर आए। लेकिन हर काल में हर सत्ता ने सिर्फ अपनी सियासत को साधा, सुविधाओं को साधा और उसी के जरिए अपने दलों का विस्तार किया। उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल ने कभी नहीं सोचा कि शायद आने वाले वक्त में एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी जहां पर सबसे ज्यादा वोटर जिस उम्र का होगा वही नाउम्मीद होगा। नाउम्मीदी की इस पीढ़ी के भीतर युवाओं का एक ऐसा चेहरा है जो दागदार हो चला है, जिसके जिस्म पर और जिसके जमीन के नीचे में सिर्फ सियासत भरे शब्द ही रेंगने लगे हैं। यह कौन सी परिस्थिति है? लेकिन मौजूदा वक्त में जब योगी आदित्यनाथ की सत्ता को लेकर 5 बरस बाद परीक्षण का वक्त आया है तो चुनाव के वक्त तमाम मुद्दे दफन किए जा रहे हैं। ऐसे मुद्दे जिससे उत्तर प्रदेश का हर समुदाय, हर व्यक्ति अपने तरीके से दो चार होता रहा है। और बीते 5 बरस के दौर में 25 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर कोई जवाब देने की स्थिति में ना उत्तर प्रदेश की सत्ता आ रही है, ना ही उत्तर प्रदेश का विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर कोई श्वेत पत्र लाने की परिस्थितियों को पैदा कर पा रहा है। अजीबोगरीब लोकतंत्र को जीने की स्थितियों से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। लेकिन आज हमें लगता है कि उन 25 सवालों को आपके सामने हम रखना चाहते हैं। उन 25 सवालों के दायरे में उत्तर प्रदेश का हर शख्स आया है। तो जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए, जो दंगा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने तरीके से हिंसक वारदातों और माफिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो इस बात को लेकर कहते हैं कि दूसरे की सत्ता आ गई तो असुरक्षा हो जाएगी। इन सवालों के समानांतर या इन शब्दों के समानांतर उत्तर प्रदेश की जमीन के वह 25 घाव कौन से हैं जिस पर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक लगातार चल रहा है। कुछ दिमाग पे असर डालते हैं, कुछ दिल को आहत करते हैं, कोई पेट पर आहत करता है और कोई आपके हाथ में डिग्री लेने के बाद भी दिशाहीन परिस्थितियों में ढकेलते चला जाता है। यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के भीतर में तख्ता पलट की ताकत मुसलमानों में नहीं है। उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट की ताकत जाटवों में नहीं है। उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट की ताकत यादवों में भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट की ताकत अपने तौर पर ब्राह्मणों में भी नहीं है। जब तक इन मुद्दों के आश्रय उत्तर प्रदेश एकजुट होकर सियासत को अपने तरीके से नकेल कसने की दिशा में बढ़ेगा नहीं, तब तक यकीन जानिए क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश और क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और क्या अवध का इलाका या फिर क्या बुंदेलखंड का इलाका, तमाम जगहों को लेकर आप जिरह करते रह जाएंगे। कहां पर कितने अपराध थे, कहां पर कौन सी परेशानी थी, कौन सा जातीय समीकरण किन मुद्दों को बांधेगा। हमें लगता है कि आज इन 25 मुद्दों के आश्रय उत्तर प्रदेश की उस राजनीतिक जमीन के भीतर की छलनी होती हुई परिस्थितियों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इन 25 सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो शायद भारत में लोकतंत्र की हत्या का एक अनूठा चेहरा लखीमपुर खीरी से उठा था। यह पहला सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो पुलिस की रिपोर्ट कहती है वो बहुत साफ कहती है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि आजाद भारत में कोई जीप निकाले और रौंदते हुए उस किसानों को रौंदते हुए चलता चला जाए और उसके बाद भी ठसक के साथ
केंद्र में मंत्री भी बना रहे, क्योंकि यह सोची समझी राजनीति नहीं थी, यह सोची समझी अपराध करने की मानसिकता थी। और लखीमपुर खीरी के सांसद अगर केंद्र में पहुंचकर मंत्री और देश के गृह मंत्रालय से जुड़े हुए हैं तो पहला सवाल उत्तर प्रदेश को बार बार आहत करेगा कि जिस टेनी को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ जोड़कर वोट बैंक की सियासत को साधा जा रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी है, इस देश का में कानून का राज है या ब्राह्मण है। पहला सवाल लखीमपुर में टेनी को लेकर। दूसरा सवाल उसके तुरंत वक्त आता है जिस तरीके से खाद वक्त पर नहीं मिला किसानों को, उनकी मौतें लाइन में लगे हुए हुई है। यह ठीक वैसा ही है, इससे पहले भी नोटबंदी के दौर में हम लोगों ने देखा था। लेकिन दूसरा सवाल खाद से जुड़ा हुआ है, वही खाद जिसको लेकर इस बार बजट में सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया गया और बार बार इसका जिक्र किया जाता है, लखनऊ से भी, दिल्ली से भी, कैबिनेट की बैठक में भी, पार्लियामेंट में भी, रैलियों में भी, कि खाद तो किसानों को उपलब्ध करा ही दिया गया, तो फिर किसानों को खाद क्यों नहीं मिला और मौतें खादों को लेकर क्यों हो गई। सबसे न्यूनतम जरूरत होती है किसी भी किसान के लिए खेत में खाद को डालने की, और उसी परिस्थिति से उत्तर प्रदेश जूझता हुआ नजर आया। यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है किसानों के खिलाफ इस दौर में 3 कानून तो वापस हुए लेकिन कोई भी केस वापस नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई केस वापस नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के भीतर भी सैकड़ों केस दर्ज हैं जो गाजीपुर से शुरू होते हैं, गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर जहां पर किसान बैठे थे, और वहां से निकलकर मेरठ और बागपत की पंचायत और महापंचायत और लखनऊ की महापंचायत तक चले जाते हैं। यह एक लंबी फहरिस्त है, केस हर किसी पर चल रहे हैं। आने वाले वक्त में हर किसी को थाने और अदालतों के चक्कर लगाने होंगे। यह तीसरा सवाल है, केस वापस क्यों नहीं हुए। जब केंद्र ने सहमति जता दी तो इसका मतलब है हम रणनीति और राजनीति और सियासी पेचों को जानते हैं, आप उसे नहीं जानते हैं। यह तीसरा सवाल था। चौथा सवाल है बिजली बिल किसानों के नाम अब भी आ रहा है। बिजली बिल को लेकर भी सहमति राज्य में बनी, केंद्र में बनी, फिर भी परिवार दर परिवार जो किसानों का है वह बिजली बिल देखकर हैरान परेशान है। पांचवा सवाल निकलता है जो महंगाई है, आसमान छूती महंगाई। इसमें किसानों को जो उपज की कीमत अगर नहीं मिल पाती है तो वह कैसे चलाएगा। और उत्तर प्रदेश के भीतर महंगाई का दायरा कमोवेश हर किसी को ले रहा है। हर किसी से मतलब वह दलित हो सकता है, वह जाट हो सकता है, वह गुज्जर हो सकता है, वह मौर्य हो सकता है, वह यादव भी हो सकता है, वह जाटव भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है, किसी भी जाति से जोड़ दीजिए। लेकिन एक क्षण के लिए महंगाई को इस तौर पर तो लीजिए कि राज्य का और काम क्या है, जिसको आप सत्ता देते हैं उसका काम क्या है। यानी 1, 2, 3, 4, 5वां सवाल महंगाई से जुड़ा, और इससे छठा सवाल जुड़ा हुआ है बेफिक्र है सरकार पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमतों को लेकर। कोई परेशानी किसी को है क्या? इस सारे मुद्दे एक साथ जुड़ते चले जाएंगे, यह छठा मुद्दा है। 7वां मुद्दा शुरू होता है एमएसपी भी अभी भी एक सवाल है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में लगातार उठाया जा रहा है कि एमएसपी पर सहमति क्यों नहीं बनी। छिटपुट आवाज आती है आंदोलन खत्म हो गया, अब इलेक्शन भी खत्म हो जाए, उसके बाद एक कमेटी बना देंगे। जो देश के कृषि मंत्री हैं वह इसको कहने से कतराते नहीं है, और पार्लियामेंट तक में उन्होंने कह दिया अब हम कमेटी बना देंगे जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। लेकिन फिर इन्हीं कृषि मंत्री को दोबारा पार्लियामेंट में ले चलिए, दोबारा पब्लिक बयान में ले चलिए, तो जिस समय 3 कानून वापस लेने का जिक्र था उस समय कमेटी बनाने का जिक्र था। तो झूठ फरेब मुद्दों को दफन करने की परिस्थिति, यह उसके बाद का सवाल है। यानी यह छठा सवाल था। 7वां किसान गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ है। गन्ना किसानों को भुगतान क्यों नहीं होता है, और परिस्थिति धीरे धीरे बढ़ती चलती क्यों चली जाती है। एक वक्त में 6,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़, फिर 15,000 करोड़, आज की तारीख में 18 से 20,000 करोड़। ये कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इंटरेस्ट भी जुड़ते चला जाता है, दाम भी नहीं मिलता है, दाम मिलने के लिए 1 साल का आपको इंतजार करना पड़ता है। ये कौन सी परिस्थिति है? हमने पीछे जानबूझकर आज लोहिया को दिखाना चाहते हैं आपको।
जिस वक्त नाउम्मीदी इस देश के भीतर थी, उस वक्त लोहिया ने क्या कहा, और लोहिया ने पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक के भीतर कैसा आंदोलन नेहरू को लेकर और कांग्रेस को लेकर खड़ा कर दिया था। मौजूदा वक्त में ये जो लोग नाम लेते हैं लोहिया का, चाहे दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी हो, चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ अपने तौर पर हो, चाहे बीजेपी की पूरी लंबी कतार क्यों ना हो, गैर कांग्रेसवाद का नारा इन्हें अच्छा लगते रहा तो लोहिया याद आते हैं। लेकिन लोहिया की अपनी फिलॉसफी जो जनता के सरोकार से जुड़ती थी, यह कटती चली गई। इस सवाल का जवाब देगा कौन? यह है 8वां सवाल। 9वां सवाल है, इस दौर में जिस तरीके से आवारा पशु रौंदते चले जाते हैं खेत दर खेत, और इसके दायरे में बुंदेलखंड भी आता है और पूर्वांचल का इलाका भी आता है, लेकिन जिक्र गाय का होता है, जिक्र सांड का होता है, लेकिन कभी इस बात को वैज्ञानिक तरीके से सोचने की कोशिश किसी ने नहीं की कि जो उत्पादकता है उसको नष्ट किया जा रहा है, तो उसके ठीक समानांतर आप ऐसी कौन सी व्यवस्था करेंगे जिससे राज्य कम से कम उन्नत हो, वहां के लोगों को आय के 2 पैसे मिल पाए और उसके जरिए राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंचे। पता नहीं कहां से कितने जीरो लगाकर कौन कौन से आंकड़े परोसने की कोशिश सत्ता लगातार करती है। तो क्या यह माना जाए कि यह जो 9वां मामला है आवारा पशुओं का, इन 9 मुद्दों को लेकर किसानों की एकजुटता उभर कर आएगी? क्योंकि अब 10वें से उन परिस्थितियों में आकर आपको हम लिए चलते हैं जिन मुद्दों से बार बार उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 2-2-4 हुआ है। शुरुआत कीजिएगा तो 2016 में नोटबंदी आपको आ जाएगी 10वें मुद्दे के तौर पर। नोटबंदी इसलिए क्योंकि वहां भी लाइन में लगे लगे मौत और उसके बाद प्रभावित लोगों की तादाद की संख्या उत्तर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सबसे ज्यादा है। तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर सीधे सीधे प्रभावित हो गए, लेकिन कोई भी आह करने की स्थिति में नहीं आया। यह है मुद्दा, क्या जनता इस पर जागृत होगी? उसके बाद का सवाल है जिस तरीके से जीएसटी को लाया गया और जो भी एमएसएमई चल रही थी, चाहे वो बुनकरों का सवाल हो, चाहे वो बेहतरीन बनारसी साड़ी आपके जहन में आती हो, चाहे कालीन जहन में आता हो, जो सवाल करना है कर लीजिए, लेकिन किस तरीके से जीएसटी ने उसको खत्म किया, यह कोई छुपा हुआ तत्व नहीं है। तो क्या यह 11वां सवाल मायने रखता है? 12वां सवाल है, कोविड पहली लहर जब आई थी, प्रवासी मजदूरों ने जिस तरीके से जिंदगी उस दौर को जी और उसके बाद अपने गांव घर लौटकर जिले दर जिले जो लौटने की परिस्थिति में आए, उत्तर प्रदेश बार बार सिर्फ 40 और 80 लाख प्रवासी मजदूरों का जिक्र करते रहा। 1.25 करोड़ का जिक्र दिल्ली तक से हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश के ही लगभग 1 करोड़ 75 लाख मजदूरों को देश के अलग अलग हिस्सों से लौटते हुए देखा अपने राज्य में, अपने गांव में। उनकी परिस्थिति और आर्थिक परिस्थितियां क्या इस चुनाव में सबको एक साथ लाकर खड़ा कर देगी? यह जो था 12वां सवाल था। 13वां सवाल मौत का है। 13वें सवाल में मौत दर मौत कोविड दूसरी लहर में देखा गया है राज्य प्रशासन किस तरीके से अपने कमरों में कैद था। जब वो हल्का हुआ तो सीटी बजाते हुए सड़क पे आया, अन्यथा उसने उत्तर प्रदेश को खुले तौर पर छोड़ दिया था। जिसे जीना है जैसे लग रहा था जैसे उत्तर प्रदेश पाषाण काल में आ गया है, क्योंकि इस पाषाण काल के दौर में जो नजारा मौत दर मौत का गंगा किनारे नजर आ रहा था वो हैरान करने वाला था। ऐसी परिस्थितियों को देखकर एक क्षण के लिए किसी को भी कुरुक्षेत्र में महाभारत के बाद पड़े हुए शव दिखाई दे सकते हैं। इस हालत में वहां पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद का सवाल यह है, यह जो 14वां सवाल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल नहीं था, बेड नहीं थे, अस्पतालों की चौखट तक नहीं थी, डॉक्टर नहीं थी, मेडिसिन नहीं था। कौन जिम्मेदारी लेगा? इसको भी देखा गया। क्या इन घाव को दफन कर दिया जाए, इन बातों को कहीं से भी हाशिए पर ढकेल दिया जाए असुरक्षा का मसला लेते हुए? 16वां सवाल इसके बाद रोजगार से जुड़ा हुआ आता है, जहां आंगनबाड़ी वर्कर्स का सवाल है, जहां पे दूसरे स्कूल शिक्षकों का सवाल है, जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, काम छिन रहा है। ऐसी परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश में हर किसी ने देखा और समझा है। क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? यानी सवाल दर सवाल जब हम आपसे करते चले जा रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16वां सवाल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सवाल का मतलब यह है, कॉलेज यूनिवर्सिटी 2 साल से बंद पड़े हैं। ऑनलाइन
पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के भीतर में ना सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बल्कि उसमें मिड डे मील के बच्चों को भी जोड़ दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार होता है जो राज्य सबसे कमजोर हैं उस ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अनुकूल यानी पढ़ाई के अनुकूल कर पाने में। और अगर स्कूल को आप हटा देते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक रखते हैं, तो लगभग 69% बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं इस ऑनलाइन से। उन बच्चों को जोड़ देते हैं जो मिड डे मील से जुड़े थे, तो यह संख्या एक झटके में 82% पहुंच जाती है। कौन सी परिस्थिति का जिक्र किसे किया जाए? इन घावों को क्या भूल जाया जाए, या इन परिस्थितियों को इस चुनाव में यह कहकर उठाया जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुछ सोचना है? उसके बाद का सवाल, रेलवे नौकरी में किस तरीके से युवाओं को ठग लिया गया। यह हैरत की परिस्थितियां हैं, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो डराने वाली है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार नौकरियों देने की स्थिति में, क्योंकि उसका अगला सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इस दौर में ना तो कोई पुलिस में भर्ती हुई, ना सेना में भर्ती हुई, ना जो राज्य सरकार के मंत्रालय हैं उसमें भर्ती हुई, ना ही पीएसयूज में भर्ती हुई। यानी इस तरीके से ये 17वां और 18वां सवाल जो था, ये हैरत करने वाला है कि कैसे कॉलेज से आप डिग्री दे रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन नौकरी कहीं नहीं है। नौकरी होती की परिस्थितियां पैदा की जाती है तो नाउम्मीदी की दिशा में ढकेल दिया जाता है। अगला सवाल जो 19वां सवाल है वो तो दर्दनाक है, वो तो हर जिस्म पर घाव के समान है। 19वां सवाल यह उन्नाव से जुड़ा है, यह हाथरस से जुड़ा है, यह बुलंदशहर से जुड़ा है, यह लखनऊ से जुड़ा है, यह महिलाओं के खिलाफ छलनी होते उन परिस्थितियों से जुड़ा है जहां पर लगता है कि कानून है ही नहीं। जिसकी दबंगई है, जिसकी साथ में सत्ता है, जिसकी सत्ता तक पहुंच है, वो जो मन चाहे सो कर सकता है। और सत्ता भी अपने मन मुनाफिक कैसे करती चली गई, हर समुदाय को प्रभावित करती चली गई। क्या इस पे कोई ध्यान देगा? या ये कोई मुद्दा है? या फिर वो आ गए तो दंगा होगा, वो आ गए तो हिंसा होगी, वो आइएगा तो असुरक्षित। किन आसरे में आप चल रहे हैं? क्योंकि इस फहरिस्त में हमारे सामने तो 20वां मुद्दा जो निकल कर आता है वो सीधे सीधे उस राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसको आस्था से जोड़कर आप इस बात का खुले तौर पर ऐलान कर देते हैं कि देखिए इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, यही हमारी सांस्कृतिक पहचान है। तो उस सांस्कृतिक पहचान के लिए जो फंड कलेक्ट किया गया, जो जमीनें ली गई, उसमें भी तो आपने कहीं ना कहीं घपले घोटाले कर लिए, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? यानी हर जगह बिजनेस है, हर जगह मुनाफा है, हर जगह लाभ है, हर जगह सत्ता है, और उसी की मौजूदगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सारे मुद्दों को दफन करने पर आमदा है। एक ऐलान दिल्ली से होता है, दूसरा ऐलान लखनऊ से, तीसरा ऐलान मुजफ्फरनगर से, चौथा कैराना से, पांचवा गोरखपुर से हो जाता है, आजमगढ़ से उसके बाद नंबर। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और पूरी की पूरी टीम रौंदते हुए निकल जाती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम है, मुख्यमंत्री अपने तौर पर तैयार है, प्रधानमंत्री तैयार है, हर कोई तैयार है इन बातों को बताने के लिए कि हम नहीं तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन आप जब थे उस वक्त क्या क्या हुआ, इसको दफन कर दीजिए। इन 20 मुद्दों के बाद उसके बाद का सवाल, जब राम मंदिर के भीतर में हम सवाल कर रहे थे कि जो फंड था उसका जो मिसयूज हुआ, जो जमीन का घोटाला हुआ, 21वां सवाल काशी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। काशी कॉरिडोर पर अकेले चलते हुए प्रधानमंत्री की बड़ी भव्य तस्वीर इस देश ने देखी है, लेकिन क्या किसी ने उस जगह पर जाके दोबारा खोजबीन की और परखने की कोशिश की, जिन घरों को, जिन मकानों को, जिन व्यावसायिक वहां पर जो काम कर रहे थे, उसको जो मकान, भवन, दुकान, इनको जो ढाया गया, उन किन परिस्थिति में है? उनके जख्मों को कुरेदने की स्थिति में क्या आप आ सकते हैं? नहीं आएंगे, आप नहीं आ सकते हैं। 22वां सवाल है, गंगा सफाई के नाम पर क्या कुछ हुआ? एक सन्नाटा इस देश के भीतर है, और देखिए वह 2014 से गंगा सफाई अभियान रेंगते रेंगते कहां पर आ गया। अब आ गया ऑर्गेनिक खेती पर। कहा गया कि गंगा के दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक खेती होगी। आइडिया देखिए आप, आइडिया पर देश चलता है, आइडिया पर उत्तर प्रदेश को चलाया जाता है, और आइडिया के आसरे ही आने वाले वक्त में आइडिया का एक भव्य साम्राज्य खड़ा कर दिया जाता है, और उसकी सत्ता की मांग अपने तौर पर की जाती है कि हमारे हाथों में सत्ता दे दीजिए, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। लेकिन इस कॉरिडोर के दायरे में यकीनन जो घर आए, मकान आए, जो दुकानें आई, उनके भीतर झांक के, उन लोगों के भीतर झांक कर देखने की परिस्थिति में क्या प्रशासन है, क्या सरकार है, क्या सत्ता है? या वो कह देती है नहीं नहीं, हमने कागजों पर देख लिया, मुआवजा किसे कितना दिया गया, सब कुछ ठीक ठाक है।
उसके भीतर रहने वाले लोगों के हिस्से में जो भी घाव आए हैं, क्या इस चुनाव में वह हरे होंगे? यह एक सवाल है, क्योंकि सरकार तो असुरक्षा का भाव खड़ा करने पर आमादा है। 5 किलो का अनाज और जो उसके साथ नमक दिया जाता है उसमें भी पत्थर निकलने लगे तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में यह भी हुआ है। यानी न्यूनतम से न्यूनतम परिस्थिति में जब आप चले जाते हैं तो वहां पर भी एक सवाल आता है कि हम ऐलान करेंगे, हम आइडिया देंगे और उसके बाद हमारा पूरा प्रचार तंत्र लग जाएगा, लेकिन उस नमक के भीतर मिलने वाले मोटे मोटे पत्थरों को भी तौल के बताया जाएगा कि राजस्व का इतना पैसा वहां शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन मिल रहे हैं पत्थर। यह भी एक न्यूनतम परिस्थिति हम आपको बता रहे। हम चावल और गेहूं का जिक्र नहीं कर रहे, हम तो नमक में मिलने वाले पत्थर का जिक्र कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में बटा है। सरसों तेल 200 पार है। सरसों तेल यानी नून तेल रोटी का जिक्र एक बार एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश में कर दिया कि किस हालत में लोग रह रहे हैं, तो पता चला उसके खिलाफ रासुका लगा दिया गया। गजब की परिस्थिति है। यानी अपने हाथ में कानून है तो अपने लिहाज से चलेंगे, और अपने हाथ में अगर उस कानून की वानगी अपने हिसाब से तय करनी है तो फिर आप देखते रह जाएंगे, हम इस लिहाज से उस महल को खड़ा करते चले जाएंगे। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर की है। आखिरी सवाल, 25वां सवाल, शायद सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल उस तंत्र मंत्र का है जिसके आश्रय आप समझ सकते हैं इसमें का भाव सीधे मीडिया से जुड़ा हुआ है। क्या सोशल मीडिया और क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और क्या प्रिंट मीडिया, इतने विज्ञापन नहीं तो पिछले रास्ते से सहूलियत और सुविधाएं, ये सारी चीजें जब देने की कोशिश खुले तौर पर होने लगे और वो सिस्टम और पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए तो फिर हर किसी को समझ में आ जाता है कि पॉलिटिक्स जब देश को चलाती है तो फिर उस पॉलिटिक्स से पंगा कौन लेगा। अगर वह उस सत्ता को संभालने और बनाने की दिशा में जुड़ जाए तो सुविधाएं तो उसको मिलती रहेंगी। सुविधाएं मिल रही हैं, कौन सा संपादक हो, कौन सा रिपोर्टर हो, बड़े बड़े ग्रुपों के बैठे हुए संपादकों की गाड़ियों को देखिए, उनके लहूलुहान चेहरों को मत पढ़िए। जिस समय उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की होगी वो दौर अलग था। उस दौर में लोहिया के किस्से कहानी होते थे। लोहिया जो पार्लियामेंट में जब नेहरू से टकराते थे तो जिक्र करते थे कि आपकी प्लानिंग कमीशन भी गलत रिपोर्ट दे रही है कि प्रति व्यक्ति आय इस देश में 16 आने हैं, वह तो 3 आने हैं, और उसके बाद बहस करते थे। आज की तारीख में भारत के भीतर विधानसभा या पार्लियामेंट के भीतर तथ्यों के साथ बहस करने की स्थिति में कोई नहीं है। तो जब उस पार कोई नहीं तो इस पार हम हैं ना। हम सत्ताधारी हैं, हम चकाचौंध चीजों को कर सकते हैं, हम आपको सपने दिखा सकते हैं। इन 25 मुद्दों के आश्रय क्या उत्तर प्रदेश एकजुट हो सकता है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि हमें पहली बार लग रहा है कि यह दौर नाउमीदी के दौर में तब्दील करने की कोशिश पहली बार सत्ता ही कर रही है। नाउमीदी तब होती है जब आप बताते हैं कि हम नहीं तो क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन इसका जिक्र छुपा ले जाते हैं कि हम थे तो हमने क्या क्या किया। इसलिए हमने शुरू में ही कहा था, योगी साम्राज्य मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में यूं ही नहीं आया। अपराध सेलेक्टिव होकर कानून काम कर रहा है, यूं ही नहीं आया। अयोध्या में राम मंदिर और काशी कॉरिडोर और फिर उसके बाद मथुरा का जिक्र यूं ही नहीं हो रहा है। जातियों के समीकरण यूं ही अभी नहीं बांधे जा रहे हैं। चाहे वो जाटव माइनस दलित का जिक्र हो, चाहे यादव माइनस ओबीसी का हो, यूं ही नहीं हो रहा है। ब्राह्मण और ठाकुरों में टकराव यूं ही नहीं हो रहा है। उसका एक अपना इतिहास है और उस इतिहास में पुरानी राजनीतिक काल की सत्ताएं हैं जो धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति में लाकर भारत को खड़ा कर चुका है जहां पे 3 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश का युवा इस चुनाव को लेकर नाउम्मीद है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो एकजुट हो जाए, कैसे आंदोलन की शक्ल में अपने आप को तब्दील कर ले। राजनीतिक पार्टियों को समझ नहीं आ रहा है कि वह कैसे एकजुट होकर चीजों को नए सिरे से मथने और बांधने की दिशा में बढ़ जाए। हर कोई उस चुनाव के जरिए उस लोकतंत्र को दिखाना और बतलाना सिर्फ चाहता है कि देखिए चुनाव का मतलब लोकतंत्र और आपकी भागीदारी इसमें हो जाए तो सुभान अल्लाह। लेकिन इस चुनाव और उस चुनाव और पहले वाले चुनाव और आने वाले चुनाव से जनता को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जिन 25 मुद्दों का हमने जिक्र किया उसके आश्रय उत्तर प्रदेश के लोग क्या कुछ सोच पाएंगे? उनके भीतर का गुस्सा, उनके भीतर का आक्रोश, उनके भीतर का दर्द कहीं पर छलकेगा या वो जातियों में बंटकर और आने वाले वक्त में अपने लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने समुदाय के लिए उसके हित को साधने में लग जाएगा?
यह सवाल उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जरिए भारत की तस्वीर लिखी जा सकती है, भारत की तकदीर लिखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सवाल कई हैं, वोटरों की तादाद है, लोकसभा सीटों की सबसे ज़्यादा होना है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश उन मुद्दों का ग्राउंड जीरो है जिन मुद्दों पर आने वाले वक्त में इस देश को खड़ा होना है। वह किसान का मुद्दा है, वह महिलाओं का मुद्दा है, वह युवाओं का मुद्दा है, वह मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा है, वह अपने तौर पर सर्विस सेक्टर का भी मुद्दा है, और अपने तौर पर खास तौर पर जो नोएडा का इलाका है, जो गाजियाबाद का इलाका, जो एनसीआर का इलाका है, वहाँ की समझ, वहाँ की सोच, इस दायरे में हर समुदाय, हर क्लास आ जाती है, हर वर्ग आ जाता है। इसीलिए इन 25 घाव के आसरे उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश कौन करेगा, और कौन एक साथ एक मुश्त एक तरीके से सबको लाकर खड़ा कर देगा? फिलहाल तो कोई नजर आता नहीं है। सबसे बड़ी नाउम्मीदी इसीलिए हो चली है, इसीलिए ये पूरा एक महीना इलेक्शन का हर किसी के लिए टाइम पास है। लोकतंत्र का शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर चस्पा टाइम पास कर दीजिए। यह वक्त जायर करने का दौर है, ये वक्त को बिताने का दौर है, और उसी के आसरे लोकतंत्र को जीने का उल्लास पॉलिटिकल पार्टीज कैसे मिलाएगी और कैसे भुनाएगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग सिर्फ जनवरी के महीने में 1000 करोड़ से ज़्यादा बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है? यह इस देश का सिस्टम बना दिया गया है। समझिए और कोशिश कीजिए। हाथों में लगी हुई उंगलियों पर जब हम निशान दिखाएं तो वो निशान बदलाव का हो क्या, या सत्ता परिवर्तन का हो, व्यवस्था परिवर्तन का हो, या हमारे गुस्से और आक्रोश का कम से कम तो हो ही सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।